नमस्कार दोस्तों। एफआईआई के वीकली प्रोग्राम टॉक विद एन एक्सपर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर संजय नेगी जी। लास्ट वीक हमने कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर बात की। आज हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी के ऊपर। स्ट्रेटेजी एक बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस स्ट्रेटेजी पे काम करें, क्योंकि हर बिजनेस का एक अलग पोर्टफोलियो होता है, एक अलग कैटेगरी होती है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी स्ट्रेटेजी डिजाइन की जाती है। तो स्ट्रेटेजी हो या रोड मैप, इसके लिए सबसे बेस्ट है डॉक्टर संजय नेगी जी, जो आज हमारे साथ जुड़े हैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में। तो संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे आज के इस प्रोग्राम में। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। संजीव जी नमस्कार। द्रव्या जी नमस्कार। और एफआईआई के सभी मेंबर्स और जो ये पॉडकास्ट सुनेंगे उन सबको मेरा नमस्कार। तो सर, आज का प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए हमारे जो दर्शकों में से सबसे पहला सवाल आया है वो कि स्ट्रेटेजी, ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि बड़ी कंपनीज की बड़ी स्ट्रेटेजीज होती हैं, छोटे बिजनेसेस को जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका रोज के डेली उसी में इतना उलझे हुए रहते हैं और वो ये सोचते हैं कि स्ट्रेटेजी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो आप बताएं उनके लिए, एज अ आप कंसल्टेंट, एक छोटे एमएसएमई के लिए स्ट्रेटेजी की क्या इंपॉर्टेंस है और क्या वाकई में जरूरत है। एक्चुअल में क्वेश्चन है कि क्या इम्प्लीमेंटेशन की वाकई जरूरत है, उसकी अहमियत कितनी है एक नॉर्मल एमएसएमई के लिए। गुड गुड क्वेश्चन एंड रेलेवेंट क्वेश्चन फॉर ऑल एमएसएमईज। बट जी। मेरी समझ से मैं तो कहूंगा कि एमएसएमईज को भी उतनी ही जरूरत है स्ट्रेटेजी की जितनी कि किसी लार्ज कॉरपोरेट को है। और एक अनऑर्गेनाइज्ड मेथड से एमएसएमई भी अपना स्ट्रेटेजी बना ही रहा है। ओनली थिंग इज उसने उसको प्रॉपर एक फ्रेमवर्क नहीं दे रखा है और एक प्रॉपर तरीका नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले मैं स्ट्रेटेजी के दो डायमेंशंस बताऊंगा। तो सब स्ट्रेटेजी का एक डायमेंशन तो यह है कि कभी भी एक बिजनेस ने एक डिसीजन ले ली अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए या कॉम्पिटिटिवनेस के लिए या कॉस्ट रिडक्शन के लिए या प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, एनी सेट ऑफ डिसीजंस इटसेल्फ इज अ स्ट्रेटेजी। तो कोई ना कोई ऐसे एमएसएमई मान लो एक नमकीन बना रहे हैं, कोई आज 50 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, नमकीन बना रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं आज मेरा ब्रांड जो है वेस्ट इंडिया में नहीं है, चलो मैं वेस्ट में जाता हूं। तो उसने समझो एक लेवल पे तो स्ट्रेटेजी बना ली, जी। एक डिसीजन हो गया आज उनका कि हम वेस्ट में जाएंगे। सेकंड जो पहलू है स्ट्रेटेजी का वो है अनियन। आप अनियन का एक लेयर निकालेंगे आपको फिर भी अनियन मिलेगा, आपको दूसरा लेयर निकालेंगे फिर भी अनियन मिलेगा, तीसरा लेयर निकालेंगे फिर भी अनियन मिलेगा, लास्ट तक आपको अनियन ही मिलेगा, उसमें कुछ और नहीं मिलेगा। तो स्ट्रैटेजी के भी ऐसे कई लेयर्स और कई पहलू होते हैं जो कि धीरे धीरे अनकवर करने पड़ते हैं। और उसको प्रॉपर डेटाबेस तरीके से रिसर्च करके जो कॉरपोरेट करती है उसको एमएसएमई थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में करता है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा लेवरेज भी नहीं मिलती है उस चीज की। तो बस ये फर्क है। तो स्ट्रैटेजी तो चाहिए ही चाहिए सबको। तो जी। अब सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी है। अ, कुछ डिसीशंस होते हैं किसी कंपनी के कि मैं कौन सी चीज बनाऊंगा और कौन सी चीज खरीदूंगा, मेक बाय डिसीजन जो होता है वो भी एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है कि कौन सी चीजों की फैक्ट्री में मैं अपना फैक्ट्री डालूंगा और कौन सी चीज मैं खरीद लूंगा। तो अभी कौन सा चीज मैं कौन सा मार्केट्स में मैं टैकल करूंगा, मैं बी टू बी और बी टू सी दोनों चैनल में चलूंगा या सिर्फ बी टू बी में चलूंगा, मैं ब्रांड बना के चलूंगा थोड़ा कॉस्टली पोजीशनिंग लेके चलूंगा, या मैं लोएस्ट कॉस्ट पे लीस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर बनूंगा। ऐसे करके बहुत सारी बिजनेस डिसीशंस होती रहती हैं जो कि एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटजी हैं, इनको खोलते रहेंगे तो नई नई लेयर्स और आती रहेंगी, अनलिमिटेड लेयर्स हैं स्ट्रेटजी की। अब आपने फर्स्ट लेवल पर डिसाइड कर लिया चलो मैं एक नया रीजन में जा रहा हूँ, देन आपका नेक्स्ट स्ट्रैटेजी आप कैसे जा रहे हैं, आप कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में जा रहे हैं, आप अपनी प्रमोशन कैसे करेंगे, आप अपनी ब्रांडिंग कैसे करेंगे, आपकी कॉस्ट टू मार्केट कितनी आएगी, आपका ये सब जितना प्लान करेंगे
वो उतनी स्ट्रैटेजी आपकी रोबस्ट बन जाएगी। जितना अनप्लैन्ड मैनर में करेंगे तो आपको बाद में कोई नुकसान भी हो सकते हैं उसको करने में। तो इसीलिए थोड़ा जो डेमिंग साइकिल है प्लानिंग का, वो स्ट्रैटेजी प्लानिंग में बहुत टाइम डालना पड़ता है, बहुत डेटा भी लाना पड़ता है। और वो करेंगे तो डेफिनेटली बिजनेस गेन्स मिलते हैं, एमएसएमई को भी और लार्ज कॉर्पोरेट को भी। जी। सर जैसे हमने स्ट्रैटेजी की बात कर ली और रिसर्च की भी आपने काफी बता दी कि किस किन किन एस्पेक्ट्स में एक रिसर्च करना भी बहुत जरूरी है टू बी एबल टू मेक अ वेरी फाउंडेड ग्राउंडेड स्ट्रैटेजी फॉर एनी बिजनेस। तो रिसर्च स्ट्रैटेजी रिसर्च इज मेकिंग। वेरी नेसेसरी, जी जी। very very necessary. Research is the basis of strategy. If you don't have proper research and understanding of the market, you may make a set of decisions which is totally wrong and which may contribute to business failures also on one extreme end. Or if not business failure, it may contribute to some things moving suboptimally, or it may contribute to some losses in business, etc. सो रिसर्च रिसर्च में सबसे पहले सेकेंडरी रिसर्च होती है, जो मार्केट की जो कम्प्लेक्शंस होती हैं, मार्केट साइजेस होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये वो तो वो एक तरह का एक सेकेंडरी रिसर्च है जो आजकल करीब करीब सबको गूगल से, एआई से आसानी से मिल जाता है। उसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट भी नहीं लगती, और एक एक पर्सपेक्टिव मिल जाता है किसी को। उसमें थोड़ी रिफाइनमेंट्स जरूर एक कंसल्टेंट कर सकता है, पर उसकी जरूरत नहीं है। वी कैन गो हेड, वी कैन स्टार्ट विद दैट। उसके बाद आपका आता है प्राइमरी मार्केट कंसिडरेशन। जो प्राइमरी कंसिडरेशन है वो आता है कि आप कितना उस मार्केट को जानते हैं, कितना उस मार्केट को समझते हैं, कितना उस मार्केट की जो पिक्यूलियरिटीज हैं, कितना उस मार्केट को मार्केट मेकिंग तरीके हैं उनको आप जानते हैं, गेन करते हैं, बिजनेस मॉडल में इंटीग्रेट कर लेते हैं। उससे फिर फर्क पड़ता है आपका ओवरऑल आपके नेक्स्ट सॉर्ट ऑफ रीच आउट में। ये है प्रैक्टिस में। अब मान लीजिए एक कंज्यूमर है, वो दिल्ली में एक तरीके से वो एक प्रोडक्ट का एक इंटरेक्शन होता है और एक विलिंगनेस टू स्पेंड होता है। अब आप कोटा जाएंगे तो सेम प्रोडक्ट इंटरेक्शन भी नहीं होगा और सेम विलिंगनेस टू स्पेंड भी नहीं होगा। अब आप सेम प्रोडक्ट को वहां डाल देंगे सेम, तो या तो प्रोडक्ट बहुत स्लो अपटेक करेगा, या अपटेक स्लो होगा, या जो प्रोडक्ट परफॉर्म नहीं करेगा। फिर आता है कल्चरल फैक्टर्स, स्पेशली जो कंज्यूमर बिजनेसेस में जितने भी एमएसएमईज हैं वो कल्चरल फैक्टर्स को देखते हैं, जो आपकी कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन, बहुत बड़ी कंपनीज भी इसमें मिस्टेक्स बनाती हैं। वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने बॉम्बे में बैठ के ऐड बना लिया, अब आपने सेम ऐड को नेशनल रोल आउट कर दिया। अब वो प्रोडक्ट नॉर्थ में चल गया, साउथ में नहीं चला। तो फिर जब हमने रिसर्च करी तो हमें पता चला कि जो साउथ में अगर हीरो है उसकी मुस्टैच होनी चाहिए, नहीं तो प्रोडक्ट चलेगा नहीं। है, जितने भी जी। आप देख लीजिए, कोई भी मुस्टैच है, वो मतलब मुस्टैच चाहिए साउथ में। और सैफ अली खान का तो मुस्टैच था नहीं, तो वो प्रोडक्ट जो है वो साइकोलॉजिकल लेवल पे कस्टमर से रिलेट नहीं हो पाया। तो ऐसे आपने इतना पैसा खर्च किया ब्रांडिंग में, पर आपने एक रीजन ऑफ द एंटायर मार्केट को आप कैप्चर ही नहीं कर पाए। अब ये रिसर्च पहले करते तो बेनिफिट मिलता उनको। तो समटाइम्स इट इज वेरी नेसेसरी टू प्लान एंड टू स्ट्रेटेजाइज द रिसर्च। तब आप जाके करेक्ट स्ट्रेटेजी बना पाएंगे आपके, चाहे कम्युनिकेशन की, चाहे प्राइसिंग की, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन की, चाहे जो भी पोजीशनिंग की। अब एक प्रोडक्ट आपने लॉन्च करना है, आपके पता नहीं आपके एफआईआई के लोग बी टू बी में ज्यादा समझना चाहेंगे स्ट्रैटेजी या बी टू सी, तो मैं दोनों के मैं कर रहा हूँ। सर तो अब बी मैं बीच में आपको बोलना चाहूंगा कि एफआई में ज्यादातर जो हैं वो एमएसएमईज हैं, बी टू बी सेक्टर के। तो बी टू बी के हैं, ठीक जी, है। थोड़ा प्रायोरिटी हमारा बी टू बी रहना चाहिए, बाकी हम दोनों ही कवर करेंगे, क्योंकि 10% रेशो बी टू सी वालों की भी है।
तो ठीक है, फिर मैं अपने जो जी केस स्टडीज भी बताऊंगा तो वो मैं बी टू जी बी के हिसाब से बता देता हूँ। जी जी तो बी टू बी में सबसे ज्यादा जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन होती है वो कस्टमर को एक स्लॉटिंग होती है कि कस्टमर आपको कैसे, कस्टमर की भी अपनी स्ट्रेटेजी बना रखी है उसने कि कितना, कौन सा प्रोडक्ट्स आपको आउटसोर्स करने हैं, कौन सा इन हाउस करना है और ये सब। तो गेटिंग दिस नॉलेज इटसेल्फ इज अ रिसर्च। उसके लिए जरूरी नहीं कि आप मार्केट रिसर्च एजेंसी लें, वो नॉलेज अगर आप अपने रिलेशनशिप्स के बेसिस पे या आप अपने कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स के बेसिस पे आप वो नॉलेज अगर ले सकते हैं कि कस्टमर क्या मेक बाय डिसीजंस ले रहा है और क्या नए स्ट्रेटेजीज बना रहा है, क्या नए प्रोडक्ट्स बना रहा है। अब मान लीजिए मारुति एक नया प्रोडक्ट बनाएगा। मान लो जैसे जब उसने उसकी एक गाड़ी थी, अब उसकी 50 गाड़ियां हैं, वो 51वीं गाड़ी निकालेगा तो उसको कोई ना कोई नए कंपोनेंट्स, नए प्रोडक्ट्स, नए ट्रिम्स, नए हॉर्न्स, नए लॉक्स, कुछ ना कुछ नया चाहिए होगा उसको, correct? तो वो जी कौन सा चीज एमएसएमई सेक्टर को ट्रस्ट करेगा, या कि वैल्यू चेन में किस चीज को मिंडा मदरसन को देगा और कहाँ से आप उनको पकड़ सकते हो। तो ये जो वैल्यू चेन अंडरस्टैंडिंग है ऑटो सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस हैं आपको। एंड दीज आर ऑल रिसर्च ड्रिवन। वी नीड टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट। सबसे बेस लेवल पे मार्केट अंडरस्टैंडिंग होता है, उसके बाद एक मार्केट असेसमेंट होता है, उसके बाद फिर एक मार्केट की क्वालिफिकेशन होती है, उसके बाद आपकी स्ट्रेटेजिक डिसीजन हो सकती है कि मैं किस मार्केट में कैसे चलूं। तो अब आप मान लीजिए एक सिंपल आप मान लीजिए फैब्रिकेशन यूनिट में है। तो अब आपको मालूम है कि मेरे को जो मार्केट है वो, या तो मैं एक लोकल, हाइपर लोकल 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के मार्केट में मैं अपनी करंट फैक्ट्री से मैं केटर कर लूंगा। और अगर मुझे एक डिफरेंट जोन का मार्केट चाहिए होगा तो या तो मुझे एक नई फैक्ट्री बनानी पड़ेगी, या मुझे एक कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे जिसमें कि मैं अपनी फैब्रिकेशन एबिलिटी को यूज करके मैं इतना सुपर स्पेशलाइज्ड हो गया कि वो प्रोडक्ट चाहे कलकत्ता का कस्टमर हो, चाहे तमिलनाडु का कस्टमर हो, वो मेरे से आके गुड़गांव से ही खरीदे या फरीदाबाद से ही खरीदे। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है, ये भी एक मार्केट स्ट्रेटेजी है, आपकी डिसीजन है कि आप अपनी कंपनी को कैसे, आपको एबिलिटी आपकी फैब्रिकेशन है, बट उस एबिलिटी को आप कैसे मार्केट में ले जाएं। या तो एक प्रोडक्ट बना के और आप उस प्रोडक्ट में मान लीजिए स्पेशलिस्ट हो गए, एक ये पोजीशनिंग हो गई एमएसएमई की। और दूसरी पोजीशनिंग है, मैं एक फैब्रिकेशन की, मेरे पास फैसिलिटीज हैं, आपको जो भी बनाना है आप मेरे पास आइए, मैं लीस्ट कॉस्ट में और हाईएस्ट टाइम में मैं आपकी फैब्रिकेशन कर देता हूँ। तो ये दोनों पोजीशनिंग्स हैं किसी भी फैब्रिकेशन कस्टमर की। तो वो उसके हिसाब से उनकी ग्रोथ और वो डिटरमिन होंगी, और कस्टमर किस चीज को प्रेफर कर रहा है उसके बेसिस पे वो डिसीजन होगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बी टू बी केस में ही बताता हूँ। हमारे एक क्लाइंट थे, तो उसका ये कारपेट्स के पीछे एक लेटेक्स लगता है। वो नेचुरल प्रोडक्ट्स इंडिया यूज कर रही थी, और नेचुरल प्रोडक्ट्स की बहुत प्रेफरेंस है यूएसए में, क्योंकि जब आप कारपेट को लपेटते हैं या उसको जमीन पे पटकते हैं तो एक नेचुरल प्रोडक्ट की एक आवाज आती है, एक, और जो रोल करते हैं तो एक फील होता है। तो बट प्रॉब्लम क्या होती है, नेचुरल प्रोडक्ट है तो इसमें फंगस वगैरह लग जाती है, चीज खराब हो जाती है, स्मेल आ जाती है। तो इंडियन क्या हो रहा था, कम से कम नहीं तो 30 to 40% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑफ कारपेट्स अमेरिका या यूरोप जा रहे थे, और फिर वो प्रोडक्ट रिजेक्ट होके वापस आ रहे थे। ये पूरी नेशनल प्रॉब्लम बन गई थी ऑलमोस्ट। तो फिर एक अमेरिका की कंपनी है, उसका नाम है टीआरसीसी, टेक्सटाइल रबर एंड केमिकल कंपनी, टीआरसीसी यूएसए में है। तो उसने ये देखा, उसने रिसर्च करी, उसने देखा कि देखो ये इतना नुकसान हो रहा है इस कंट्री का, तो उसने आके यहाँ पे जॉइंट वेंचर बना लिया। उसने खाली ये देखा कि डिमांड है, इनके प्रोडक्ट्स रिजेक्ट हो रहे हैं, तो मैं इनको प्रोडक्ट लेके जाऊंगा तो लोग ले लेंगे मेरे को। वो आ गए, उन्होंने जॉइंट वेंचर करी, भदोही में उन्होंने फैक्ट्री बना ली अपनी।
अब जब ये फैक्ट्री बना ली तो उन्होंने 1 साल 2 साल 3 साल लगे और कंटिन्यूअस लॉसेस ही बन रहे थे उनके। तो तब उन्होंने हमें एंगेज किया कि भाई आप बताइए कि ये लॉसेस क्यों बन रहे हैं। तो हमने पूरा मार्केट स्टडी किया और पूरे जैसे कंसल्टेंट करता है, तो जब पूरा मार्केट असेस किया हमने उनको सीधे से बोला कि ये कारपेट सेगमेंट में तो ये प्रोडक्ट चलेगा नहीं, पर इंडिया इन द मीन टाइम इज बिकमिंग सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाथ मैट। तो सिमिलर प्रोडक्ट है, बस उसको थोड़ा सा मार्जिनल मॉडिफिकेशन करनी है। आप बाथ मैट बनाइए। आज वो कंपनी 150 करोड़ की हो गई है। कहाँ लॉसेस बना रहे थे, 3 करोड़ का टर्नओवर था, आज 150 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं बाथ मैट्स में। तो बाथ मैट में भी आप सेम लेटेक्स ही लगाते हैं नीचे, उसको जी। पकड़ होनी चाहिए बाथरूम में ताकि स्लिप ना हो जाए। तो एंटी स्किड भी वो लेटेक्स ही लगता है। तो वो जस्ट एक हमने उनकी प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी और उनकी कस्टमर स्ट्रैटेजी को चेंज कर दिया, तो आज कंपनी 3 करोड़ से लेके आज 150 करोड़ पे पहुंच गई करीब 6-7 साल के अंदर। तो ये मार्केट की जो समझ है, जो स्ट्रैटेजिक डिसीजन है, अब आप उसी में लगे रहिए कि मुझे कारपेट को, मेरा प्रोडक्ट तो कारपेट का था, मुझे उसमें ही बेचना है, तो आप उतना ही कर पाएंगे। जी। समटाइम्स मार्केट आपको अलाउ नहीं कर रहा उससे बियॉन्ड वो जाना। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि वो मार्केट की समझ हो, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मार्केट रिसर्च, कि मार्केट की समझ हो जो हर एक एमएसएमई अपने लेवल पे अपने तरीके से अपनी लाइन के लिए कर ही रहा है। अब हम लोग जब जुड़ते हैं तो एक ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं और थोड़ा एक वाइडर स्कोप पे करते हैं ताकि हम फ्यूचर पॉसिबिलिटीज भी रखें। अब हमने भी खाली कारपेट का मार्केट अगर स्टडी किया होता तो बात नहीं बनती। हमने जो जैसे हम करते एडजेसेंसीज, तो एडजेसेंट प्रोडक्ट क्या है इसका, वो बाथमेट का है, तो हम एडजेसेंट भी समझते हैं। और इंडिया आज चाइना के बाद नंबर 2 प्रोड्यूसर बन गया और इनके प्रोडक्ट्स खपत हो रही है और ग्रोथ हो रहा है उनका। सो मार्केट रिसर्च एंड स्ट्रेटेजिक डिसीशंस गो हैंड इन हैंड टुगेदर। एंड आज आई थिंक कोई ये एक बहुत एडवांटेज नहीं देगा किसी एमएसएमई को। मैं समझता हूँ कि विद इन द कैपेसिटी ऑफ विच दे कैन अफोर्ड, ये एक नेसेसिटी हो गई है आजकल के वक्त जितना बदल रहा है और चेंज हो रहा है। और इतने वॉलेटिलिटी है प्रोडक्ट्स में, मार्केट डिमांड्स में, मार्केट एनवायरनमेंट्स में, कि ये बहुत जरूरी हो गया है ये करना। तो इसमें सर, स्ट्रैटेजी का जो, हाँ हाँ जी बताइए, जी सॉरी इसी में मैं मेरा बहुत फॉलो ज्यादा क्वेश्चन है कि हमने बोल मैं। प्रोडक्ट साइड से भी देख लिया और हमने हम्म, मार्केट साइड से भी देख लिया कि बोथ हम्म, दोनों पर्सपेक्टिव्स बड़े अलग हैं और दे नीड टू बी इन्वॉल्व इन आर स्ट्रैटेजी। तो फॉर एनी एमएसएमई स्ट्रैटेजी बनाते टाइम क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट एंगल से हमारी स्ट्रैटेजी ज्यादा साउंड होनी चाहिए या मार्केट एंगल से? ये तो आपने बाउंसर मार दिया। ये तो बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया क्योंकि इजी सवाल नहीं है। देखिए मतलब ये तराजू नहीं है कि दिस इज मोर इम्पोर्टेंट और लेस इम्पोर्टेंट। हर एक का एक संदर्भ होता है, बट अल्टीमेटली देखिए चेन विल ब्रेक एट द वीकेस्ट लिंक। तो आपने अगर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वीक कर दी, प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी स्ट्रांग कर दी, तो आपका अल्टीमेटली तो बिजनेस सक्सेस नहीं होगा आपका। सिमिलरली अगर आपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी स्ट्रांग रख ली पर आपके प्रोडक्ट्स में वो दम नहीं है, या प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं है, या वो प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी प्रॉपरली थॉट ऑफ नहीं है फॉर दैट पर्टिकुलर मार्केट, तब आपके प्रोडक्ट्स फेल होंगे। तो अल्टीमेटली तो दोनों लिंक्ड हैं, और ब्रेकेज चेन की वही होगी जहाँ वीकेस्ट लिंक होगा। तो हम लोग मोस्टली जो ऑब्जर्व करते हैं, हम जितने क्लाइंट्स हैं हमारे, बहुत लोग क्योंकि सब टेक्निकल बैकग्राउंड से शुरू करते हैं एमएसएमई, और उन्होंने अपनी जो एक्सपर्टीज और आज बना रखा है मार्केट में वो अपने प्रोडक्ट के अराउंड बना रखा है, तो ज्यादातर उनका जो वीकर लिंक होता है वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में होता है। बट इट कुड बी द अदर वे अराउंड ऑल्सो, कि कोई मार्केट्स में बहुत स्ट्रांग है, वो प्रोडक्ट्स नहीं है उनके पास, तो उनके लिए एक वेंडराइजेशन स्ट्रेटेजी भी चल सकती है कि आप किसी से प्रोडक्ट्स बनवाओ, आपकी मार्केटिंग अप्रोच और आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रांग है, और आपने कुछ अलाइड प्रोडक्ट्स अपने ब्रांड में किसी और से बनवा के आपने निकाल दिए मार्केट में।
तो ये भी कराया हमने, कई जगह कराया। तो ऐसा नहीं, तो दोनों इम्पोर्टेंट हैं। और मैं समझता हूँ कि हर एक का, अब ये एक नया जब स्टार्टअप्स आए हैं, और आई एम श्योर एफआईआई में भी कुछ स्टार्टअप्स होंगे, तो स्टार्टअप्स में एक नया टर्म आया, प्रोडक्ट मार्केट फिट, पीएमएफ। उस पे कभी अगर स्टार्टअप्स जब आपके हों तो उसमें उनसे बहस होगी या चर्चा होगी। तो प्रोडक्ट मार्केट फिट जो है वो वही कर रहा है, जो स्टार्टअप्स में है, वो मार्केट के सेगमेंट्स बना रहा है, और उन सेगमेंट्स में उनकी नीड्स बना रहा है, और फिर उन नीड्स को ये प्रोडक्ट कैसे केटर करेगा, वो करके वो बना रहा है। अब जैसे मान लीजिए, अभी मैं एक स्टार्टअप को मेंटोर कर रहा हूँ जो कि लैक्टोस इंटॉलरेंट जो है ना, बहुत सारे लोग दूध नहीं पी पाते हैं या कोई मिल्क प्रोडक्ट नहीं ले पाते हैं, तो उनको ऑप्शंस चाहिए। अब ब्लैक टी कब तक पियोगे, आपको चाय का, दूध का स्वाद वो आना चाहिए। तो अब ये एक मार्केट की क्लियर नीड है कि यू नीड अ लिक्विड प्रोडक्ट विद समथिंग, बट यू कांट अफोर्ड टू गेट द लैक्टोस प्रॉब्लम्स। तो अब इसमें जो फिर वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं इसमें, एंड वो प्रोडक्ट्स में आपने अगर देखा हुआ, एक आलमंड मिल्क आया है, बादाम का मिल्क निकाला है लोगों ने। नाउ दैट इज अ प्रोडक्ट मार्केट फिट स्ट्रेटेजी फॉर केटरिंग टू दैट मार्केट। अब वो थोड़ा कॉस्टली प्रोडक्ट हो गया, तो आज किसी और ने कोई दूसरा सोया बेस्ड निकाल लिया है, किसी तीसरे ने कुछ और निकाल लिया है। सेम मार्केट अंडरस्टैंडिंग से किसी ने तीन डिफरेंट कंपनीज ने तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बना लिए इसके, फॉर केटरिंग टू दैट। तो अभी जो जिसको मैं मेंटर कर रहा हूँ, मैंने कहा सोया में भी बहुत वो होती है, बादाम वाला बहुत कॉस्टली, इट्स एज इट इज मार्केट छोटा है। उसके बाद आप बिल्कुल टॉप 1% ऑफ द मार्केट पे जाइएगा तो कहाँ करें। तो हमने प्लांट बेस्ड बना दिया, तो प्लांट बेस्ड मिल्क बन गया, और वो धड़ल्ले से चल रहा है मार्केट में। अभी टेस्ट मार्केटिंग बैंगलोर में ही चल रही है, बट जब वो लॉन्च करेंगे तो नेशनल लॉन्च भी करेंगे वो लोग। तो जब हम बिल्कुल क्लीन स्लेट पे हों, जैसे स्टार्टअप्स पे करते हैं, तो हम ये दोनों चीजों को साथ लेके चलते हैं। जब हम 10 साल पुरानी कंपनी को कर रहे हैं, तो हमारी बहुत सारी बायसेस और अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। हम समझते हैं हम मार्केट को जानते हैं, वी नो द मार्केट, वी नो आवर कस्टमर। अब कस्टमर कहीं बदल रहा है, आपको मालूम नहीं, पर आप समझते हो कि आई नो द कस्टमर। तो वो चीज जो है थोड़ी बहुत कॉन्स्टेंटली एक मार्केट से और मार्केट के बदलाव में प्लग्ड इन होना पड़ेगा। अभी आप एक बी टू बी कंटेक्स्ट में आप देखिए कि एक एक बड़ा लो मार्जिन प्रोडक्ट है, कोरुगेटेड बॉक्स। आई एम श्योर एफआईआई में भी कोई ना कोई होगा जो कोरुगेटेड बॉक्स जो बनाता है। अब कोरुगेटेड बॉक्स का डिमांड जब से ये ई कॉमर्स का मार्केट आया है और सब, तो इसका डिमांड बहुत बढ़ा, और बहुत बढ़ा, और सडनली बहुत घटा, और बहुत फ्लक्चुएशंस हुए इसके मार्केट में, नंबर वन डिमांड में। नंबर टू, इसके जो पहले जो लोग सोचते थे कोरुगेटेड बॉक्स मतलब खाली एक प्लेन कोरुगेटेड बॉक्स हो गया। अब इतने इनोवेशंस आ गए हैं, या इतने प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स आ गए हैं उसमें, कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो कैरोगेटेड बॉक्स होगा वो अलग होगा, उसमें पैकिंग भी होगी, उसमें कोई ग्लू भी लगा होगा, उसमें कुछ ऐसा होगा। और जो ग्लास के लिए वो कॉरुगेटेड बॉक्स अलग होगा, उसमें वो बबल रैप्स भी इंटीग्रेटेड होंगे उसके साथ। और ये मतलब बहुत सारी इनोवेशंस हो गई हैं, जिससे कि मार्केट्स को आप नए प्रोडक्ट्स बना के आप मार्केट्स के डिमांड को आप मीट कर पा रहे हो। तो मार्केट्स आर देयर, मार्केट्स आर स्पीकिंग समथिंग, उसको कैसे आप पकड़ रहे हो, दैट इज योर स्ट्रेटेजी एंड योर स्किल। और उसको कैसे आप प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके उसको मीट कर। अब आप अगर बोलोगे कि मैं तो सिंपल प्लेन कोरुगेटेड बॉक्स जो प्रिंटेड वो है वो ही बनाऊंगा, तो फिर आपका मार्केट ग्रोथ वैसे होगी। आप अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में वो चीजें पकड़ लेंगे, तो आप डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स को केटर करेंगे और ग्रो करेंगे। तो आपके मेंबर्स को मेरी यही है कि अपने मार्केट्स को सुनिए, और ये अज्यूम करिए कि हम ब्लैंक हैं, हम कुछ नहीं जानते। थोड़ा मार्केट्स को समझिए, ये नहीं कि बिजनेस जैसे चल रही थी उसका बस इंक्रीमेंटल मोर करना है, उसमें फिर प्रॉब्लम हो जाएगी।
हमारे लाइन में देखिए, जो हमारे लाइन में पहले एक टाइम था जब क्लाइंट्स इंटरव्यू करने के लिए हमारे दिल्ली में टीम्स होती थी, दिल्ली से एयरफेयर देते थे हमें कि आप जाइए। फिर धीरे धीरे ये सब खत्म हो गया, टेली कॉलिंग आ गया, टेली कॉलिंग से आ गया। अब वो टेली कॉलिंग से पैसा रिड्यूस हो गया और डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आपको लगाना पड़ गया और ये सब। तो लाइंस बदल रही हैं। अब आप कहो कि नहीं, मैं तो वही फेस टू फेस इंटरव्यू 10,000 रुपए पर इंटरव्यू और भाड़ा लूंगा, तो आप वहीं रहेंगे मार्केट में, मार्केट के साथ चलेंगे, स्ट्रैटेजी बनाते रहेंगे। प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी हो, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी हो, प्रमोशन स्ट्रैटेजी हो। हम लोग बी टू बी में हम लोग एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि बी टू बी है, यही चार कस्टमर है हमारे, हमारा रेवेन्यू बन रहा है, तो हमें प्रमोशन नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। मतलब नॉर्मली तो मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि कोई गलती कर रहा है, हर एक अपने संदर्भ में अपने हिसाब से तो सही कर रहा है। बट देखिए, सेल्स इज नॉट एवरीथिंग। सेल्स आपकी जरूर हो जाएगी जिस तरह से आप चल रहे हैं, बट आपको थोड़ा सा अगर आप ब्रांडिंग में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कम्युनिकेशन में, ब्रांडिंग में, रिलेशनशिप्स में, तो आपको एक डिफरेंट पोजीशन मिलेगी कस्टमर के माइंड में। वो आपको गेन, अब आप खाली उसको जो रेगुलर प्रोडक्ट्स हैं आप देते रह रहे हैं, तो वो अकॉर्डिंगली चेंज होगा उसका। दैट इज My next question to you, sir, like you mentioned about distribution strategy. So, does it help that an MSME utilizes their resources to make only one strategy, for example, distribution strategy? या फिर they should also focus on making it a total integrated strategy, बाकी factors और involve करके? आई थिंक इंटीग्रेटेड इज ऑलवेज बेटर, but there would be certain contexts in which only a specific strategy is like distribution strategy। आपने एक मान लीजिए, खासकर अगर आप इफ यू आर इन द कंज्यूमर बिजनेस, तो आपका एक प्रोडक्ट है, एक पैकेजिंग है, एक ब्रांड है, वो आप प्रमोट कर रहे हैं, तो वहां आप डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी खाली बना लें, तब भी आपका काम नहीं चलेगा। क्यों? आपको वहां पे प्रमोशन स्ट्रेटेजी भी, आपको जब दूसरे रीजन में जाएंगे, जैसा हमने डिस्कस किया साउथ इंडिया वर्सेस नॉर्थ इंडिया, तो आपको प्रमोशन स्ट्रेटेजी भी चेंज करनी पड़ेगी अपनी। ब्रांड भले ही सेम होगा, समटाइम्स आपको, जो आप साउथ इंडिया में जाते हो तो आपको इवन जो पैक्स हैं वो बदलने पड़ेंगे अपने, तो आपको पैकेजिंग स्ट्रेटेजी भी चेंज करनी पड़ेगी अपनी। तो इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजी इज ऑलवेज बेटर। अगर बट मोटा मोटा अगर आप कंज्यूमर बिजनेस में हो तो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी से काम चल सकता है। बट जैसा कि हमने डिस्कस किया, तो बेटर रहेगा कि एक इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजी बनाएं जिसमें प्रोडक्ट का भी हो, पोजीशनिंग का भी हो, प्राइसिंग का भी हो। अ, तो ये सारी चीजें फिर उसको अफेक्ट करती हैं मार्केट को। Sir, one more question that I have for you is that we know that marketing is very important, strategy making is very important. So MSMEs should focus on making a strategy in-house, or it is important for them to hire a consultant. I think there is no specific necessity to hire a consultant, but it will always be better because first of all, what will be the skill set the consultant will bring onto the business is different. The view of the business, because you are always into your business. You cannot, it's very difficult. I would say some MSMEs do it, and that's why they grow differently as compared to the rest. But are you able to take a helicopter view of your business? Are you able to sit on top and criticize your own self, or find out what is the mistake which I'm making, that my company has grown only this much? If you can do that, you don't need outsider. But generally, it's very difficult to do all that on your own. तो इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि एक कंसल्टेंट को हायर करें, तो वो मार्केट की अंडरस्टैंडिंग भी लेके आते हैं, मार्केट रिसर्च भी लेके आते हैं, और फिर एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। और लोग जो कंपनी में जो इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ती है स्ट्रेटेजी की, वो भी थोड़ी सी
आसान हो जाती है, क्योंकि वो कंसल्टेंट ने प्लान कर रखा है कि इम्प्लीमेंटेशन भी कैसे करेंगे, तो कौन क्या करेगा, तो एक बाई इन होता है और ये सब होता है। तो इट ऑलवेज हेल्प्स, बट ऑब्वियसली देयर इज अ कॉस्ट टू दैट। जो कंसल्टेंट आएगा तो ही विल नेचुरली टेक सम फीस, बट डेफिनेटली उसका एडवांटेज मिलता है। और मल्टीपल टाइम्स जो आपकी फीस है उसका एडवांटेज मिलता है जब आप स्ट्रेटजी पे उनको एंगेज करेंगे, क्योंकि जो व्यू फ्रॉम आउटसाइड एंड व्यू फ्रॉम टॉप एंड इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव विदाउट एनी बायसेस। अब पिछले 3 हफ्ते से मान लो आपका एक कस्टमर से आपको कोई परेशानी चल रही है, या कोई पेमेंट फॉलो अप है, या कोई प्रोडक्ट रिजेक्ट हो गया, या वॉट एवर, तो अब ओनर तो उसी में फंसा रहेगा ना, मतलब पिछले 3 हफ्तों से। तो उसका वर्ल्ड व्यू बड़ा लिमिटेड हो जाता है, फिर वो उसके बियॉन्ड अक्सर, जितना मैंने ऑब्जर्व किया, वो नहीं देख पाते। जबकि कंसल्टेंट को तो इन सब ऑपरेशनल मैटर से कोई लिंक है नहीं, तो वो तो एक व्यू फ्रॉम टॉप ही लेगा और एक व्यू फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ एंड कैपेसिटी लेगा, और फिर आपको कुछ ऐसे लॉजिक्स एंड रीजंस के साथ शेयर करेगा, तो आप अडॉप्ट करेंगे उसको। सर, सवाल तो और भी बहुत हैं और आज लेकिन आपके साथ समय का पता भी नहीं चला। लेकिन एक आखिरी सवाल है जिसके साथ मैं आज का प्रोग्राम कंक्लूड करना चाहूंगा। सर, हमने शुरुआत की थी अपना स्ट्रेटेजी मेकिंग से, और क्योंकि हमारे जो ज़्यादातर ऑडियंस हैं वो एमएसएमईज हैं और स्टार्टअप्स हैं, जिनकी रेशियो सबसे ज़्यादा है। और एक आम एमएसएमई और स्टार्टअप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो स्ट्रेटेजी नहीं बनाते, जैसे कि हमने शुरुआत में बात की। और साथ में दूसरी प्रॉब्लम होती है कि वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ हो गई या कैश फ्लो हो गया, फंड्स अरेंजमेंट हो गया, इसमें उलझा हुआ रहता है, जिसमें कि वो इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे पाता। अब एक एमएसएमई जो ध्यान नहीं दे पाता, दूसरा है जो ध्यान देता है और स्ट्रेटेजी को भी इंपॉर्टेंस देता है और वो बनाता भी है, लेकिन उसकी जो डेली एक्टिविटीज हैं या डेली उसके सिर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है। तो एक तो बनाना ही नहीं, दूसरा बना के इम्प्लीमेंट नहीं करना। तो ये बहुत बड़ा इशू है। तो इसके लिए आप हमारे ऑडियंस को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, और इसकी इम्पोर्टेंस उनको कैसे हम उनको बताएं, और क्या चीज़ वो कैसे इसको ऑनर करें, जो लोग इम्पोर्टेंस समझते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, कर मतलब कर नहीं सकते, नहीं कर नहीं पाते हैं एक्चुअल में। नहीं पाते ड्यू टू, जी। वो तो वो तो देखिए, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, चेन विल ब्रेक एट द वीकेस्ट लिंक। जहां भी आपका प्रॉब्लम है वहाँ स्ट्रैटेजी नहीं बनी है, तो उसकी वजह से आपका सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस रहेगा। स्ट्रैटेजी जी। बन गई है, इम्प्लीमेंट नहीं हुई, तब सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस रहेगा। पर वो तो ज्यादा खतरनाक होगा कि अगर आपने स्ट्रेटेजी बना ली और इम्प्लीमेंट नहीं करी, तो वो तो ज्यादा जी। प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर वो लोगों की उम्मीद भी बन जाती है ना कि आपने स्ट्रेटेजी बना ली और ये वो। जी। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए देखिए, सबसे पहले तो जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर करेक्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हर डिसीजन और हर माइक्रो मैनेजमेंट एमएसएमई को ही करना पड़े। स्ट्रक्चर्स और सिस्टम्स होने चाहिए। और एक सिंपल टूल है, हमने जो टीक्यूएम का टूल है 5W1H, जो वो है, उसको हमने मॉडिफाई कर रखा है। तो जी। कौन क्या करेगा और कब तक करेगा, हु विल डू व्हाट बाय व्हेन, सिंपल बनाई। 5W भी मत चलिए, H पे भी मत चलिए, 3W पे चलिए, हु विल डू व्हाट बाय व्हेन। ओके। सिंपल चार्ट बना लीजिए और उसको इम्प्लीमेंट कर लीजिए। एक हैक तो ये है। दूसरी हैक ये है कि जो इम्प्लीमेंटेशन आपने करना है ना, उनके प्रोजेक्ट्स बना लीजिए। इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट वन लार्ज उमंगस मास, उस पे प्रोजेक्ट्स बना लीजिए कि ये इस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए सब प्रोजेक्ट 1 हो गया, सब प्रोजेक्ट 2 हो गया, सब प्रोजेक्ट 3 हो गया। वो आप ऐसे तोड़ लीजिए उसको, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप एलोकेट कर दीजिए। आप अपना सब प्रोजेक्ट करो, और आपका एज अ मालिक आपका खाली रोल हो गया कि इन इन पांचों प्रोजेक्ट मैनेजर्स को, या इनको इंटीग्रेट करना है इनके वर्क को, तो आपका काम आसान हो गया। ये 2 हैक्स हैं, हमने दोनों यूज कर रखे हैं। और स्पेशली पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस को जो चेंज करना ना आसान नहीं होता, जी। इट्स वेरी डिफिकल्ट। कई बार लोग सोचते हैं यार हमारे पास काबिलियत नहीं है लोगों की, तो वो हायर भी कर लेते हैं आईआईएम्स को। अब अफोर्ड कर सकते हैं, आईआईएम के लोग हायर कर लिए। अब वो आईआईएम के लोग इस एनवायरनमेंट में काम ही नहीं कर पा रहे हैं।
तो फिर वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, फिर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है चीज। तो वो कैसे उस कंटेक्स्ट में वो काम करेगा, ये तो कोई बहुत सीजन्ड कंसल्टेंट ही बता पाता है कि कैसे उस एनवायरनमेंट में आप चेंज करोगे, क्योंकि देखो चेंज तो मैंडेटरी हो, तो करना ही पड़ेगा। अदरवाइज जिस तरह से मार्केट्स चेंज हो रहे हैं, वो तो मतलब कई कई प्रोडक्ट्स तो एकदम से समझो जो जल्दी खत्म हो जाएंगे वो फिर भी इजी होता है, जो धीरे धीरे मरते हैं ना प्रोडक्ट्स, समटाइम्स एंटायर प्रोडक्ट्स इटसेल्फ आर कैटेगरीज आर डाइंग आउट। अभी ये जितने भी जो बी टू बी कंटेक्स्ट में मान लीजिए, आज ट्रक का जो स्प्रिंग होता है, लीफ स्प्रिंग होता है ट्रक का, जी। अब वो पहले बसेस में भी वही होता था लीफ स्प्रिंग, अब बस वाले सस्पेंशन पे चले गए, एयरफील्ड सस्पेंशन पे। ठीक है, तो बस का सेगमेंट का डिमांड खत्म ही हो गया ना आपका। अब धीरे धीरे अगर ट्रक वाले भी शिफ्ट हो जाएं तो आपका तो बिजनेस ही, आपका जो एंटायर प्रोडक्ट जिसपे आप 10 साल से चल रहे थे लीफ स्प्रिंग्स बना के, आपका खत्म होता जाएगा। पहले बस और ट्रक था, अब बस खत्म हो गया, अब आप खाली ट्रक में डील कर रहे हैं, फिर ट्रक वाले भी धीरे धीरे शिफ्ट हो गए। तो इसलिए मार्केट्स को हमेशा ट्रैक करते रहना पड़ेगा कंटिन्यूसली, और उसके अकॉर्डिंग अपनी चेंज स्ट्रेटेजी जो है बनाती रहनी पड़ेगी, उसके सब प्रोजेक्ट्स बनाते रहने पड़ेंगे, और उसको ले जाएंगे। और जो कर जाएगा वो राजा, जो नहीं करेगा वो चलता रहेगा, बट उसका ग्रोथ थोड़ी सी सब ऑप्टिमल रहेगी। तो हम तो चाहते हैं कि एफआईआई के सारे मेंबर्स बेनिफिट करें और इस अप्रोच को अडॉप्ट करके चलें, और विल बी देयर टू सपोर्ट देम इन देयर ग्रोथ। थैंक जरूर सर। थैंक यू सर। आज के यू। ऑडियंस को एक बहुत बड़ी क्लैरिटी मिली आज आपके जो आपने इंफॉर्मेशन शेयर की। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो आपने एंड में 2 हैक्स बताए, तो हमारे जो एमएसएमईज हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको बहुत फायदा होने वाला है। और हमारे ऑडियंस को आज भी कुछ एक नया विजन मिला होगा स्ट्रेटजी को लेकर। और मैं अपने ऑडियंस से बात करना चाहूंगा कि दोस्तों, हम लास्ट वीक हमने कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात की, आज हमने स्ट्रेटजी की बात की, चाहे वो प्रोडक्ट स्ट्रेटजी थी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, प्राइस स्ट्रेटजी है, जैसा कि नेगी साहब ने बताया। तो हमने आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की हैं। नेगी साहब ने अपने एक्सपीरियंस ही शेयर किए। वो एक बहुत बड़े मेंटोर हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस ही शेयर किए, और साथ ही उन्होंने आज बहुत इंपॉर्टेंट 2 हैक्स शेयर किए। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को एक नया विजन मिला होगा, एक नई दिशा मिली होगी, जिसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो फायदा भी होगा। तो आप सबसे एक गुजारिश है कि आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करें। और भी आपके कोई क्वेरीज हैं, कोई पेन एरियाज हैं, आप हमें मेल कीजिए। हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक और एपिसोड हम आपके साथ करें और आपके आंसर्स, क्वेश्चंस का आंसर्स देने की कोशिश करें। तो इसी के साथ सर, आज हम आपसे इजाजत लेते हैं। नमस्कार। Thank you so much for joining us today. Tell us in the comment section how you liked our today's episode. Leave us comments about your questions, thoughts, feedback. Do catch us live next week on Thursday at 6 p.m. on YouTube and Facebook. For regular updates, stay connected with us and subscribe to our channels. See you next week.